ये तुमने अच्छा नहीं किया वैभवी, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ, बहुत गलत किया। अभिनव धोखे के नशे में डूबकर बेहोश हो चुका था, लेकिन उसके लिए ये रात यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। उधर जब अभिनव सड़क पर बेहोश हो गया था, तब इधर सनी सिंह अपनी गाड़ी में बैठा बेचैन हो रहा था। सनी सिंह की बहन अनन्या उसके गले का कांटा बन गई थी। सनी अपने दादा हरदेव पाल सिंह की नजर में आने के लिए और अनन्या को रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता था, और आज वो अपनी गाड़ी में अपने आदमियों के साथ निकल पड़ा था अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए। जल्दी करो, गाड़ी में डालो इसे। सुबह होने से पहले अगर हमने इसको अनन्या कमरे में नहीं डाला तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्विक क्विक। सनी के आदमी अभिनव को उठाकर सीधा रूम नंबर 409 में घुस गए। इसके कपड़े उतारो और बेड पे लिटाओ उसको। कपड़े उतारो इसके। उन्होंने अभिनव को बहुत आहिस्ते से उस बिस्तर पर लेटा दिया। वहाँ पहले से सनी की बहन अनन्या सोई हुई थी। सुबह जब अभिनव ने करवट बदली तो उसका हाथ एक नरम हाथ से टकरा गया। अभिनव की नींद टूटी और उसने देखा कि वो एक अनजान लड़की के बगल में लेटा हुआ था। कौन हो तुम? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? वो भी इस हाल में? छी 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 छी। शेम ऑन यू बहना। मुझे तो तुम्हारे पर हमेशा से डाउट था। कितनी बार मैंने दादाजी को समझाया, बोला, पर हर बार बोले मेरी अनन्या ऐसा नहीं कर सकती। लो, कर दिया तुम्हारी अनन्या ने ऐसा। अब पता है दादाजी को उनकी पोती की ये चल रही है इनका से लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। भाई मुझे नहीं पता, भरोसा करिए। क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं जानती तक नहीं इस लड़के को, नहीं जानती भाई। मैं भी, और हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं। इससे पहले कि अभिनव सफाई देता, अनन्या और सनी के दादा हरदेव पाल सिंह कमरे में पहुंच चुके थे। उनके पहनावे से समझ आ रहा था कि वो बहुत अमीर आदमी थे। अनन्या को इस हाल में देख उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दादाजी, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। अनन्या, तुम्हें अच्छे से नियम पता थे, फिर भी तुमने सारे नियम तोड़ दिए। नहीं दादाजी, नहीं। और तू? जब अभिनव की नजर हरदेव से मिली तो उसे लगा कि वो अपनी आंखों के सामने मौत देख रहा है। तूने मेरी पोती के साथ आज से हमारे परिवार के कानून के हिसाब से तू सिंह परिवार का दामाद है। क्या? हम दोनों के बीच में लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है। दादाजी, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं किया ना तुम दोनों ने, तो क्या ये था? इससे पहले कि अभिनव कुछ समझे, हरदेव के आदमियों ने उसे मारना शुरू कर दिया था। अभिनव हरदेव की उम्र का लिहाज कर रहा था, इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया था। अनन्या, इसे हॉस्पिटल भेज देना ताकि शाम को अकरम की पार्टी में आने के लिए ठीक ठाक से तैयार हो जाए। और याद रखना, मुझे शाम को अकरम की पार्टी में ये तुम्हारे साथ जरूर नजर आना चाहिए। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? क्यों? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था।
वहाँ जाकर अभिनव शाम को होने वाली पार्टी के लिए तैयार होने लगा। उससे हरदेव और उसके आदमियों का डर नहीं था। वो जानता था कि अनन्या पहले से काफी मुश्किल में थी और वो अपनी वजह से उसकी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहता था। अभिनव के पास ले देकर सिर्फ एक ब्लेजर था, वो भी उसके पापा का। वो जगह जगह से फटा और उधड़ा हुआ था, लेकिन जब अभिनव ने उसे पहना तो उसकी खूबसूरती ने ब्लेजर की सारी कमियां ढक दी। अभिनव का अंदाजा सही था। अनन्या का घर काफी बड़ा था। वो एक अमीर परिवार की लड़की थी। जितना अभिनव महीने का कमाता था उतने की अनन्या ने सैंडल्स पहनी हुई थी। अनन्या की आंखों में दिख रहा था कि वो अभिनव से कितनी नफरत करती थी। अभिनव भी पार्टी में इतने बड़े लोगों के बीच जाने से घबरा रहा था। उसी घबराहट में उसने कब अपने पापा की अंगूठी को उंगली में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। इस अंगूठी को उतार दो प्लीज, बहुत गंदी लग रही है। सॉरी पर ये अंगूठी मेरा सब कुछ है। अकरम का घर किले जैसा था, जिसके चारों तरफ बाउंसर्स बंदूकें लिए खड़े थे। जैसे ही अनन्या और अभिनव अंदर आए तो इतने में उसकी नजर देवेन से टकरा गई। मैं तू यहाँ क्या कर रहा है साले? It's my husband. अनन्या पागल हो गई हो तुम। इस सड़क छाप में ऐसा क्या देख लिया किससे शादी कर ली? जुबान संभाल के बात कर। नहीं तो क्या कर लेगा तुम? बोलना, क्या कर लेगा? देवेन भी तैश में आ गया। अभिनव उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था। इतने में उन दोनों का झगड़ा देख पार्टी का ऑर्गेनाइजर अकरम वहाँ पहुँच चुका था। क्या हो रहा है यहाँ? अकरम सर, देखिए इस आदमी को, ये क्रिमिनल है, जबरदस्ती आपकी पार्टी में घुसाया। इधर आओ। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? एक्चुअली ये मेरे पति है। अकरम को अनन्या की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तुम इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं हो। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चले जाओ यहाँ से। थैंक यू अकरम सर। अनन्या, तुम भी इससे दूर रहो, साला गरीब कहीं का। रुको। अकरम भागते हुए अभिनव के पास गया और उसकी अंगूठी को देखने लगा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। अच्छा, चलो। अकरम ने कहा और अभिनव का हाथ पकड़कर उससे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। अनन्या, देवेन, सनी और पार्टी में मौजूद बाकी लोग ये देख हैरान हो गए थे। कुछ देर बाद जब वो अकरम के कमरे में पहुंच गए तो अकरम ने दरवाजा बंद किया और अभिनव के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी ये अंगूठी देखना चाहता हूँ। क्यों? डरो मत, मैं इसे मांगने वाला नहीं हूँ, बस मुझे इसमें कुछ देखना है, प्लीज। टाइगर? टाइगर? अभिनव ने अकरम के मुंह से ये शब्द सुना तो वो हैरान हो गया। उसे अचानक से अपने पिता के वो आखिरी शब्द याद आ गए जो उन्होंने अभिनव से विदा लेते हुए कह दिए थे। लेकिन अभिनव हैरान था। उससे समझ नहीं आ रहा था कि अकरम ये सब कैसे जानता था। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया टाइगर। टाइगर? हाँ, पिछले 18 सालों से मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तुम हमारे टाइगर हो, हमारी हजारों करोड़ों की एम्पायर के वारिस, जिसे हम 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय गढ़वाल और राणा अग्निहोत्री। वो देखो। इतना कहते ही अकरम ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया, जिसमें संजय, अकरम और राणा तीनों मौजूद थे। राणा को देख अभिनव को झटका लगा। उसकी आंखों के सामने वो सपना फिर से हरा हो गया जो वो हर सुबह देखकर उठता था।
उस रात अभिनव के पिता को जिस आदमी ने गोली मारी थी वो राणा था। अभिनव की जिंदगी रातों रात पलट चुकी थी। उसके साथ जो हुआ उस पर उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। उसके हाथ में अपने पिता की तस्वीर थी, लेकिन उस तस्वीर में वो गुस्से से भरी निगाहों से राणा को देख रहा था। अगर उसका बस चलता तो वह अभी के अभी अपने पिता की मौत का बदला ले लेता। मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, इतने सालों तक तुम थे कहां थे तुम? पापा के जाने के बाद मैं एक अनाथ आश्रम में पला बढ़ा। कई सालों के बाद वहां से निकला, काम करने लगा ताकि पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ सकूं। लेकिन इस दौरान आप लोगों ने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? टाइगर, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पापा के जाने के बाद माफिया वर्ल्ड में अफरा तफरी मच गई थी। हम उसे भी संभाल रहे थे और तुम्हें भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हारा चेहरा भी बदल रहा था, इसलिए तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिलहाल अब तुम मिल गए हो। अब तुम्हें देखकर मोंटी और बाकी सब लोग बहुत खुश होंगे। मोंटी का नाम सुनते ही अभिनव को गुस्सा आ गया था। मोंटी एक गद्दार का बेटा था। अभिनव ना तो उस गद्दार के बेटे से मिलना चाहता था और ना ही बात करना चाहता था। लेकिन पापा ने तो मुझे कभी इस माफिया ग्रुप के बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो चाहते तो मुझे बता भी सकते थे। तब तुम बहुत छोटे थे, शायद इसीलिए संजय ने तुम्हें इन सब चीजों से दूर रखा। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। अब तुम मिल गए हो तो मुरझाया हुआ द माफिया किंग फिर से जिंदा हो जाएगा। चीयर्स। अभिनव के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राणा का राज अकरम और बाकी लोगों को पता क्यों नहीं चला और क्यों एक गद्दार का बेटा अभिनव की गद्दी पर बैठा हुआ था। इससे पहले कि अभिनव अपने आप को कोई जवाब दे पाता, अकरम उसके पास आया और उसने अभिनव को 50 करोड़ रुपए का एक चेक थमा दिया। ये लो, इसे रख लो। जब तक तुम टाइगर की पोजीशन नहीं पा लेते तब तक तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अभिनव ने अकरम के हाथ से चेक लिया और उसे देखने लगा। उसकी जिंदगी पलट तो गई थी, लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब उसे नहीं मिले थे। एक बात और, तुम्हारी असली पहचान के बारे में फिलहाल किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। इसलिए अभी तक जैसे जीते आए थे वैसे ही जीते रहना, समझे? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर आ गए। इधर अनन्या चिंता भरी निगाहों से उस कमरे के दरवाजे को देख रही थी जिसमें अभिनव और अकरम थे। वो ये जानने के लिए बेताब थी कि उन दोनों के बीच अंदर क्या बात हो रही थी और अभिनव को आने में इतनी देर क्यों लग रही थी। लगता है आज अभिनव अपनी दवा चखेगा। वैसे कितने दुख की बात है ना, शादी के बाद बेचारा ऐश करने से पहले ही मर जाएगा। ये सुन अनन्या को झटका लगा। वो जानती थी कि अकरम के लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। अकरम सर जैसे गटर के चूहों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, साफ कर देते हैं। देखना ये भी नहीं बचेगा। इसे कहते हैं शादी करके मर गया, वो बात सच हो जाएगी। अनन्या को ये सुनकर बुरा लगा। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की मौत पर खुश कैसे हो सकता था। प्लीज एटलीस्ट उसके बारे में इस तरह से बात तो मत करो। तो कैसी बातें करें? जिसके जैसे लक्षण होते हैं ना, उसके बारे में वैसी ही बातें होंगी। देवेन सही कह रही है वो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें उसके बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी मेरे दादाजी ने कहा था कि मरे हुए लोगों के बारे में ना गलत बात नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि अनन्या कुछ कहती, अकरम अभिनव को लेकर बाहर आ रहा था। अभिनव के बदन पर एक छोटी सी खरोच भी नजर नहीं आ रही थी। जब देवेन और सनी ने ये देखा तो उनका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। इसे देख के तो लग ही नहीं रहा है कि अकरम सर ने इसे हाथ भी लगाया। वैसे जितनी देर तक ये दोनों कमरे के अंदर थे, अब तक तो इसकी नाक टूटी हुई होनी चाहिए थी, पर ये तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूं। ये अभिनव,
मेरे सबसे पुराने ड्राइवर का बेटा, मेरे लिए बहुत अजीज है ये। अकरम ने जैसे ही अभिनव का सबसे परिचय करवाया तो देवेन और सनी खुश हो गए, लेकिन अनन्या को ये सुनकर झटका लगा। एंजॉय द पार्टी प्लीज। इतने में अकरम ने कहा और अभिनव को अकेला छोड़ बाकी लोगों से मिलने के लिए निकल गया। देवेन और सनी को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अकरम अभिनव को इतना भाव क्यों दे रहा था। अभिनव को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि सनी और देवेन उसके बारे में क्या सोच रहे थे। उसकी आंखों के सामने बस रह रहकर अपने पिता की शक्ल आ रही थी। उसे वो रात याद आ रही थी जिस रात को राणा ने संजय को गोली मारी थी। अभिनव को ये भी याद आया कि उसे खुद भी गोली लगी थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होने की वजह से वो बच गया था। मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने पैरों पर बाहर भी आ पाओगे। अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही थी? ओ प्लीज, मुझे चिंता नहीं हो रही थी, बस तुम्हें तो अपनी चिंता होनी चाहिए ना। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो थोड़ा बचकर रहो। अकरम सर ने तेरे अंदर क्या बात की बता। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर देवेन जैसा कहता तुझसे सवाल पूछे तो उसे जवाब मत देना। देवेन ने उसे गाली दी, लेकिन अभिनव पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके दिमाग में इस वक्त पहले से ही कई जरूरी चीजें घूम रही थी। इसके बाद पूरी पार्टी के दौरान अनन्या ने अभिनव से कोई बात नहीं की। मेरा घर यहाँ से पास में है, वहीं ले लो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ रही हूँ? तुम्हारी हालत ऐसी है तो पता नहीं तुम्हारी घर की हालत कैसी होगी। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे साथ नहीं रहोगी तो किसके साथ रहोगी? सुनो, अपनी ये 2 कौड़ी का लॉजिक ना अपनी जेब में रखो। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे बिस्तर में कैसे आए? ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहने नहीं आ रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, ठीक है? और अगर इन फ्यूचर मजबूरी भी रहे ना तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, तुम मेरे घर रहने आओगे एक नौकर की तरह, समझे? अभिनव ने पहले उसे देखा और फिर अपनी उंगली में पहनी हुई उस अंगूठी को देखने लगा। अगर आज वो अंगूठी नहीं होती तो पता नहीं उसका क्या होता। अगली सुबह जब अभिनव का अलार्म बजा तब वो फिर से वही सपना देख रहा था। अलार्म की आवाज सुन वो झटके से उठा और अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने उठते ही मन ही मन सबसे पहले अकरम को धन्यवाद दिया, जिसने उसके पिता की कंपनी को इतने सालों बाद भी जिंदा रखा, लेकिन साथ ही उसे अपने पिता को खोने का मलाल भी था। इसी ख्याल के साथ अभिनव बिस्तर से उठा और अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अकरम के हिसाब से उसकी डिलीवरी बॉय की जॉब उससे अपनी पहचान छुपाने में काफी मदद कर सकती थी। अभिनव ने अपनी जेब में अकरम का दिया हुआ चेक डाला और घर से निकल गया। 1 घंटे बाद जब वो अपनी बाइक से ऑफिस आया और कॉरिडोर में चलने लगा तो उसे पीछे से आवाज आई, ए डिलीवरी बॉय। यह आवाज उसके साथ काम करने वाले हरीश की थी। उसे ऑफिस में अपना काम करने की नहीं, अभिनव को चिढ़ाने की तनख्वाह मिलती थी। क्या हुआ, कुछ काम है? मुझे देर हो रही है। हाँ, अबे तुझे किसी मीटिंग में जाना है, बॉस तुझे बुला रहा है। और भाई कल तू कहाँ चला गया था बिना बताए? अपने बाप की बारात में गया था क्या? ये सुन अभिनव की नसें गुस्से में फटने को आई थी। वो चाहता तो अभी हरीश के सारे दांत एक मुक्के में अलग कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और उसकी बात का जवाब दिए बिना अपने बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। गुड मॉर्निंग सर। ऐसा क्या है गुड इस मॉर्निंग में? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में उसके बॉस ने आगे कहा, कल तुम बिना बताए चले कैसे गए? अभिनव के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था। वो चाहता तो अपने बॉस को कोई बहाना बनाकर टाल सकता था, लेकिन अभिनव झूठ नहीं बोलना चाहता था। कल कितनी सारी डिलीवरी थी, तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ तुम्हें पता है? पर सर मुझे महीने में कैजुअल लीव तो मिलती है, तो शट अप! काम तो तुमसे होता नहीं है, बस बहस करने चले आते हो। ये कंपनी तुम्हारे बाप की है। ये सुनते ही अभिनव का पारा गर्म हो गया था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और घूरते हुए अपने बॉस को देखने लगा। घूर क्या रहा है? अपना सामान बांध और निकल यहाँ से। You are fired!
अभिनव को ये सुनकर झटका नहीं लगा। असल में वो जानता था कि उसके साथ ऐसा कुछ बहुत जल्दी हो सकता था। उसका बॉस और देवेन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कल पार्टी में अभिनव ने देवेन को जिस तरह से जवाब दिया, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर देवेन जैसा कहता तुझसे सवाल पूछे तो उसे जवाब मत देना। उससे उसे समझ आ गया था कि आज नहीं तो कल ये होकर रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। जो मैंने पूरा महीना काम किया है उसकी सैलरी दे दीजिए। सैलरी? तेरी वजह से हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अगर मैं तेरी सैलरी से भी करूँ ना तो भी तुम्हें अपनी जेब से 10,000 रुपए देने पड़ेगी। शुक्र मना कि वो मैं तुझसे नहीं मांग रहा, इसलिए चुपचाप निकल यहाँ से। क्या बोल रहे हो सर आप? क्या मेरे एक दिन आने का 25,000 का नुकसान हो गया? मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल जाएगी। सैलरी दीजिए। सैलरी? रुक, अभी देता हूँ तुझे तेरी सैलरी। उसके बॉस ने कहा और टेबल पर रखी घंटी बजा दी। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और 4 बाउंसर अंदर घुस आए। उठाकर बाहर पटको साले को। बॉस के मुंह से ये सुनते ही वो चारों अभिनव पर धावा बोलने के लिए टूट पड़े, लेकिन इससे पहले उनमें से कोई अभिनव पर हमला कर पाता, अभिनव ने उन्हें पटकनी दे दी थी। उसने किसी का हाथ तोड़ा तो किसी का पाँव, किसी के पेट में मुक्का मारा तो किसी के पेट पर लात। देखते ही देखते बॉस के सारे आदमी ढेर हो गए थे। बॉस ये देख भौचक्का रह गया था। अभिनव अब सीधा बॉस के पास आया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, सैलरी। बॉस ने घबराहट में अपने ड्रॉर से कैश निकाला और कांपते हाथों से अभिनव को थमा दिया। अभिनव ने कैश देखा और बॉस की गर्दन छोड़ वहाँ से बाहर निकलने लगा। इससे पहले कि वो बाहर आता, उसने बॉस की आंखों में देखा और बोला, और एक बात याद रखना, अगर आज के बाद किसी के बाप पे गया ना तो गर्दन तेरी होगी, पंजा मेरा। ये सुन बॉस के होश उड़ गए थे। उसे पता था कि अभिनव एक गुस्सेल आदमी है, लेकिन उसने कभी उसका गुस्सा देखा नहीं था। इधर अभिनव भी जब ऑफिस से बाहर आया तो उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। अभिनव ने फोन उठाया। हेलो, कौन? टाइगर, अकरम। हाँ कहिए। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, वो भी हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है, और साथ ही साथ तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार भी, बलराज। मैं चाहता हूं कि बलराज को पता चल जाए कि हमारा टाइगर वापस लौट आया है, इसलिए शाम को साथ में डिनर करेंगे होटल सफायर में। एड्रेस तुम्हें भेज रहा हूं, ठीक है? सिया, बाय। क्या आपको सच में लगता है मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? वो अभी तक बलराज के नाम से कांप रहा था। अकरम भी उसकी घबराहट समझ गया था। बलराज जी, सिर्फ बलराज कहो। तुम टाइगर हो यार, और जंगल में सारे जानवर टाइगर के नाम के आगे जी लगाते हैं, लेकिन टाइगर कभी किसी जानवर के नाम के आगे जी नहीं लगाता। चलो शाम को मिलते हैं, बाय। अकरम के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। वो अब उस टाइगर जैसा महसूस कर रहा था जो जू से निकलकर जंगल में आ गया हो। अभिनव अपने पुराने ऑफिस से निकलने के बाद अपने घर आ गया था। वो इतने आराम से अपने बिस्तर पर आखिरी बार कब लेटा था उसे याद ही नहीं था। वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहा था। पिज्जा डिलीवरी। सर, ऑर्डर सिर्फ 500 का था, आपने मुझे 1000 क्यों दिए? तुम डिलीवरी वाले बहुत मेहनत करते हो दोस्त, ये 500 रुपए तुम्हारी टिप। थैंक यू सर। इधर अभिनव उस पिज्जा बॉक्स को ध्यान से देख रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने आखिरी बार पिज्जा कब खाया था। वैभवी और अपने लिए घर लेने के चक्कर में उसने अपनी कितनी इच्छाओं को मारा था, इसका एहसास उसे आज हो रहा था, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। शाम को अभिनव होटल सैफायर जाने के लिए तैयार होने लगा था। उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। अभिनव के पास पहनने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं था।